Guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में और उसमें इंडिया, ईरान, जापान और टर्की का क्या रोल रहने वाला है। यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज की हमारी कोटेशन है, पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। ये कहा था महात्मा गांधी ने। तो आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, बाकी सब बातों को ध्यान से निकाल दीजिए, ध्यान मत दीजिए बाकी सब पे। आज के हमारे वन लाइनर क्वेश्चन क्या है, क्वाड के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं, टर्की किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, ईरान और चाइना इन्होंने साइन की है $400 बिलियन की डील, कितने ईयर के लिए, कोल्ड वॉर है वो यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में थी, वो कब एंड हुई, जापान और चाइना के बीच में किस आइसलैंड को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। आज का हमारा क्वेश्चन है, जापान, ईरान, टर्की एंड इंडिया इन्हें फोकस करना चाहिए मल्टीपोलर वर्ल्ड के ऊपर, ना कि नए कोल्ड वॉर की शुरुआत पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी विशेषता है इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर की। आज का हमारा इंट्रोडक्शन क्या हुआ, कोल्ड वॉर वो पीरियड है, कोल्ड वॉर वह पीरियड है जिसके अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशंस थी, किसके बीच में, यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में, जो ख़त्म हुई थी 1991 के बाद में। जिसके बाद क्या हुआ था, तब डिसइंटीग्रेशन हुआ था, मतलब सोवियत यूनियन है वो अलग अलग देशों में बट गया था। जापान, इंडिया, ईरान और टर्की ये इमर्जिंग पावर्स हैं, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर उभरती हुई शक्तियाँ हैं। डेवलपिंग किस में है, डेवलपिंग में है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल भी हैं, और हर कंट्री की अपनी एक पहचान है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। आप ये बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो, वैसे कुछ खास ज़रूरी नहीं है अगर ना बनाना चाहें तो। रीज़न बिहाइंड कोल्ड वॉर क्या है, जो नई कोल्ड वॉर शुरू होने की बातें हो रही हैं उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं। यूएस देखता है चाइना को एक नए राइवलरी की तरह, किसके बाद में, रशिया के बाद में, और क्या बढ़ती जा रही हैं, कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही हैं कॉन्फ्लिक्ट उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जैसे कि ग्लोबल पावर को लेकर है और ट्रेड वॉर भी बढ़ रही है। इंक्रीज़ हो रही है कॉम्पिटिटिवनेस, किसके लिए, खुद के फ़ायदे के लिए। यूएस क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है रशिया को, किस किस मुद्दे के ऊपर, क्रीमिया का इशू क्या है, जो रशिया है उसने क्रीमिया को हथिया लिया था 2014 में, एक रेफरेंडम करवा के और अपने अंदर मिला लिया था। उससे पहले ये यूक्रेन का पार्ट था, जिसके बाद में G7 कंट्रीज़ बनी, क्योंकि G8 कंट्रीज़ में से रशिया को बाहर निकाल दिया गया। इंटरवेंशन की थी उसने, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है यूएसए के अंदर, उसके ऊपर आरोप लगाया कि उसने इंटरवेंशन की थी इनके अंदर। जो अलेक्सी नवेल्नी है उन्हें पहले तो जहर दे दिया गया, कहा गया है कि वो रशियन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, और अब उन्हें जेल में बंद कर रखा है, तो इसके ऊपर भी, और साइबर अटैक करवाए जा रहे हैं यूएसए के ऊपर, तो उसमें भी रशिया को अपोज कर रहा है यूएसए। चाइना व्यू करता है, चाइना देखता है क्वाड को, क्वाड के अंदर इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब मेंबर्स हैं, और क्वाड को चाइना देखता है एशियन नेटो के रूप में। रोल क्या है ईरान, इंडिया, जापान और टर्की का। इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं यूएसए के साथ में, और यूएसए हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट में, रिसर्च में, डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में जो नई नई उभरती हैं उनमें, और टैकल करता है ग्लोबल इश्यूज़ को, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, और जो अफगानिस्तान के अंदर पीस टॉक हो रही हैं उसके अंदर भी इंडिया को इंक्लूड करने की बातें चल रही हैं, और मेंबर भी है क्वाड ग्रुप का। इंडिया फेस कर रहा है बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना के साथ में, और दोनों ही नेबरिंग कंट्री हैं, तो इनके बीच में बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल है। ईरान के लिए क्या है, फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो पुराने जो थे, डोनाल्ड ट्रंप हर रोज़ न्यूज़ में रहते थे, उनके बारे में तो आपको पता ही होगा। उन्होंने इम्पोज कर दिया था सैंक्शन के ऊपर, उन्होंने इम्पोज कर दिए थे ईरान के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शन, और वो बाहर भी निकल गए थे न्यूक्लियर डील से। रिजल्ट क्या हुआ था, ईरान है वो चाइना की तरफ झुक गया, एक्सपोर्ट में भी, क्योंकि ऑयल का एक्सपोर्ट सिर्फ वहीं पे किया जा रहा था, इंडिया ने भी बंद कर दिया था वहाँ से तेल मंगवाना, और साइन कर ली है उन्होंने डील $400 बिलियन की अगले 25 ईयर्स के लिए। लेकिन ईरान है वो विलिंग कर रहा है, वो इच्छा रखता है कि न्यूक्लियर डील है वो दोबारा से साइन हो और सैंक्शंस भी हटाए जा सकें, ताकि वहाँ पे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आ सके। देन जापान है वो भी क्वाड का मेंबर है,
और यूएसए के ऊपर डिपेंड करता है सिक्योरिटी में। 1950 में उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी, उसके अकॉर्डिंग जापान की जो सिक्योरिटी है वो यूएसए देखेगा। और न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर भी आता है जापान। फिर क्या है, चाइना के ऊपर डिपेंड है ट्रेड में, क्योंकि उसका नियर अबाउट 25% ट्रेड है, वो एक्सपोर्ट जो है वो चाइना को होता है। तो ये ट्रेड के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है चाइना के ऊपर। और दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ भी हैं, लेकिन इनके बीच में डिस्प्यूट भी है शिनकाकू आइलैंड को लेकर। फिर टर्की मेंबर है नेटो का। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये चाहता है गुड रिलेशन वेस्ट के साथ में भी, और इसके साथ साथ बाय कर रहा है, खरीद रहा है S-400 सिस्टम रशिया से, और अच्छे रिलेशंस बनाना चाहता है चाइना के साथ में भी, ताकि अट्रैक्ट कर सके इन्वेस्टमेंट। किसके थ्रू? BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके थ्रू। और रशिया जो है उससे न्यूक्लियर पावर प्लांट से बेनिफिट चाहता है, इन्वेस्टमेंट चाहता है। स्टेप क्या क्या ले सकते हैं हम मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने के लिए? इंडिया को बैलेंस बनाना होगा यूएस और चाइना के बीच में, बिकॉज चाइना है वो नेबरिंग कंट्री है हमारी, और टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो सिर्फ बातों से ही सॉल्व कर सकते हैं। ईरान की जो निर्भरता है चाइना के ऊपर, उसे कम करना होगा। यूएस क्या कर सकता है, सैंक्शंस हैं उनको हटा सकता है और रीजॉइन कर सकता है न्यूक्लियर डील को। न्यूक्लियर डील का नाम क्या है? JCPOA इन शॉर्ट, और लॉन्ग में क्या है? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान ऑफ एक्शन। और ये इंडिया की भी फेवर में है। कैसे? क्योंकि ईरान का जो एक्सपोर्ट है ऑयल वो लो प्राइस पे होता है इंडिया के अंदर। जापान और टर्की का इशू है S-400 की डील को लेकर, और जापान का आपको पता ही अभी बताया था ट्रेड को लेकर। तो यूएस को समझने की ज़रूरत है कि वो हर कंट्री का अपना खुद का इंटरेस्ट होता है, और उन्हें ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है ताकि वो अपने डिसीजन खुद लें। क्वाड है, उसको ज़रूरत है कि वो वैक्सीन प्रोवाइड करवाए डेवलपिंग कंट्रीज़ को, पुअर कंट्रीज़ को, और फाइट करने के लिए कोविड-19 के अंदर। और उसके साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया रीजन को भी डेवलप करने की ज़रूरत है। अब ग्लोबलाइजेशन का ईरा चल रहा है, उसके अंदर कंट्रीज़ को अच्छे रिलेशंस और एक्टिव पार्टिसिपेशन करने की ज़रूरत है। और क्या क्या नीड है? ग्लोबल, बायलैटरल और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है। सबको तालमेल बनाकर काम करने की ज़रूरत है। कंक्लूजन क्या दे सकते हैं? इंडिया इमर्जिंग पावर है। हम देख सकते हैं कि उसकी प्रेजेंस है UNSC में, G20 में, आसियान में, बिम्स्टेक में, और भी काफ़ी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हम देख सकते हैं कि पहले सिंगल और बाइपोलर वर्ल्ड था, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे, क्या क्या प्रॉब्लम थी उससे। इंडिया, जापान, ईरान, टर्की, ये हैं US और चाइना दोनों के साथ ही कनेक्ट करते हैं। तो इस वजह से इन्हें बैलेंस भी बनाना होगा इनके बीच में, और फोकस करना होगा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसकी इस्टेब्लिशमेंट की जा सके, ताकि क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो इमर्जिंग पावर्स बन के सामने आ रही हैं। और क्या क्या करना है? डेवलपमेंट और शेयर्ड प्रोस्पेरिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। और इश्यूज़ जैसे कि क्लाइमेट चेंज एंड कोविड-19, इनको साथ में मिलकर सामना करना चाहिए इनका। आंसर क्या है वन लाइन क्वेश्चन की? क्वाड मेंबर है इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। टर्की नेटो का मेंबर है। ईरान और चाइना के बीच में जो $400 बिलियन की डील है वो 25 ईयर्स के लिए है। कोल्ड वॉर US और जो सोवियत यूनियन के बीच में थी वो 1991 में ख़त्म हुई थी। और US और जापान चाइना के बीच में शिनकाकू आइलैंड को लेकर टेंशन्स हैं। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share, subscribe. Also provide your suggestions to improve. जय हिंद, जय भारत।